बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय इसका जो अध्याय 1 है हमारा परिचय, इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम हल करेंगे। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमको सभी इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट के आधार पर अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमसे परीक्षा में अधिक पूछे जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है व्यक्तिगत मात्राओं से, दूसरा है सामूहिक मात्राओं से, व्यक्तिगत उत्पादों से, एक फर्म के उत्पाद से। समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय है, सकल घरेलू उत्पाद है, कुल जनसंख्या है। इसीलिए इसे हम सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा बी, सामूहिक मात्राओं से। दूसरा प्रश्न है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है कीमत विश्लेषण, राष्ट्रीय आय विश्लेषण, कीमत और राष्ट्रीय आय विश्लेषण और उक्त सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत या मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय विश्लेषण या आय तथा रोजगार स्तर का निर्धारण हम समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य भूमिका या मुख्य विषय सामग्री है। इसीलिए दूसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा राष्ट्रीय आय विश्लेषण। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? राष्ट्रीय आय विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन स्तर पर, कीमत के सामान्य स्तर से, जीडीपी वृद्धि से। ये तीनों किससे संबंधित हैं? समष्टि अर्थशास्त्र से। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक एजेंटों में शामिल है उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार या उपरोक्त सभी। आर्थिक इकाइयां या आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों या संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वे उपभोक्ता भी हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि हमको क्या उपभोग करना है और कितना उपभोग करना है। वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है। इस प्रकार से एक उत्पादक भी आर्थिक एजेंट हो सकता है। सरकार भी हो सकता है, सरकार हो सकता है, निगम हो सकता है, बैंक जैसी संस्थाएं हो सकती हैं जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेती है कि जैसे सरकार को कितना खर्च करना है, साख पर कितना ब्याज दर लेना है, या हमको देश से कितना कर वसूल करना है। तो ये निर्णय कौन लेता है? सरकार। तो इस प्रकार आर्थिक एजेंट में कौन कौन शामिल होगा? इसकी सही उत्तर होगा हमारा उपरोक्त सभी। उपभोक्ता भी हो सकता है, उत्पादक भी हो सकता है और सरकार भी हो सकती है। प्रोफेसर कीन्स ने किस विचारधारा का विकास किया? व्यष्टि, समष्टि, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 1929 की महामंदी वह ऐतिहासिक घटना थी जिसने समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में विकसित किया। इसका ये मतलब नहीं था कि इस घटना के पहले की समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में नहीं था, परंतु समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र का बस एक विस्तार माना जाता था, थोड़ा बड़ा रूप माना जाता था। परंतु क्या हुआ, जब महामंदी आई, इस समय में परंपरावादी जो अर्थशास्त्री थे, उनकी विचारधारा फेल हो गई। बेरोजगारी, निम्न मांग और पूर्ति के जो असंतुलन था, उसका समाधान परंपरावादी अर्थशास्त्री नहीं ढूंढ पाए। ऐसी अवस्था में समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा के रूप में उभर के आया। प्रोफेसर केन्स आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को परिवार, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्र, इन चारों क्षेत्रकों के सहयोग के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा, प्रोफेसर कीन्स ने किस विचारधारा का विकास किया? समष्टि का। महामंदी किस वर्ष में आई थी? महामंदी कब आई थी? महामंदी 1929 में आई थी।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? निजी संपत्ति का अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, लाभ उद्देश्य, ये तीनों विशेषताएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। यह कथन किसने दिया? व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय यह है कि किसी वस्तु विशेष की कीमत या उत्पादन के किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारित होती है। यही कारण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोफेसर सुल्ज के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। तो ये कथन किसने दिया था? प्रोफेसर सुल्ज ने। 9वां प्रश्न है हमारा, सामूहिकता शामिल है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, दोनों ए और बी में, यानी व्यष्टि भी और समष्टि भी, और इनमें से कोई नहीं। यह एक बहुत अच्छा वस्तुनिष्ठ है। समष्टि अर्थशास्त्र समूह का अध्ययन है। क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी सामूहिकता होती है? साधारणतः तो जब हम समझते हैं तो ये सोचते हैं कि छोटी छोटी इकाई हम व्यष्टि में पढ़ते हैं और समूह का अध्ययन समष्टि में करते हैं। हाँ, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में सामूहिकता शामिल होती है। ऐसा नहीं है कि केवल समष्टि अर्थशास्त्र में हम सामूहिकता का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में अंतर सामूहिकता की मात्रा से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिकता एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, एक व्यक्तिगत उद्योग या एक व्यक्तिगत बाजार के स्तर पर होती है, अर्थात जो सामूहिकता होती है वो छोटी होती है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिकता समस्त अर्थव्यवस्था पर के स्तर पर होती है, यानी इसका जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? बड़ा होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम बड़े क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, बड़े समूह का अध्ययन करते हैं, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटे समूह का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह इसका जो सही विकल्प होगा वो ए भी होगा और बी भी होगा। सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, दोनों ए और बी में, इनमें से कोई नहीं। समष्टि अर्थशास्त्र, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करता है। इस संदर्भ में केन्स का रोजगार सिद्धांत उल्लेखनीय है। यह बेरोजगारी के कारणों का वर्णन करता है और उसके समाधान के लिए सभी संभव उपायों का सुझाव भी देता है। तो इस प्रकार से जो सामान्य बेरोजगारी है, इसका अध्ययन हम किस में करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, दोनों का, बेरोजगारी का। व्यष्टि का अर्थ अत्यंत छोटी इकाई। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करेंगे, जैसे परिवार है, उद्योग है, व्यक्ति है, आदि का अध्ययन हम किस में करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ए, वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है बेरोजगारी की समस्या पर, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर, समग्र मांग पर और जूट उद्योग पर। समष्टि अर्थशास्त्र में हम रोजगार सिद्धांत या बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करते हैं। मुद्रा प्रसार भी संपूर्ण देश की समस्या है, अर्थात यह भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। समग्र मांग, समष्टि अर्थशास्त्र समस्त आर्थिक चरों का उपयोग करता है, जैसे समग्र मांग जो अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग, तथा समग्र पूर्ति जो अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति से है। तो ये जो विषय वस्तु है ये भी किसमें होगा? समष्टि अर्थशास्त्र में। केवल एक ये जो जूट उद्योग है ये बस बच रहा है हमारा। जूट उद्योग एक व्यक्तिगत उद्योग है, इसे हम व्यष्टि में पढ़ेंगे, समष्टि में नहीं पढ़ेंगे। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा जूट उद्योग।
निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए? मोदी रबर लिमिटेड में तालाबंदी, स्टील उद्योग में मांग का अनुमान, मुद्रा प्रसार की स्थिति, किसी उद्योग में कच्चे माल की समस्या। मोदी रबर लिमिटेड में तालाबंदी अर्थात एक रबर की उत्पादन इकाई है, जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। स्टील उद्योग यह भी व्यक्तिगत उद्योग है, ये भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। किसी उद्योग में कच्चे माल की समस्या, ये भी व्यक्तिगत समस्या है। तो ये जो यहाँ पर हमको मुद्रा प्रसार की स्थिति है, ये किसकी है, किसकी विषय वस्तु है? ये समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा मुद्रा प्रसार की स्थिति। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है कीमत विश्लेषण, राष्ट्रीय आय विश्लेषण, कीमत एवं राष्ट्रीय आय विश्लेषण, उपर्युक्त सभी। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय की अवधारणा से आरंभ होता है। यह राष्ट्रीय आय की परिभाषा एवं आकलन तथा इससे संबंधित समुच्चय जैसे जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, एनडीपी है, शुद्ध घरेलू उत्पाद का अध्ययन हम किस में करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका जो सही विकल्प होगा राष्ट्रीय आय विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है राष्ट्रीय आय विश्लेषण। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर पहुंच गई 3% से 25%, 5% से 20%, 8% से 18% और 6% से 15%। 1929 की महामंदी से अमेरिका और यूरोपीय देशों में निर्गत और रोजगार के स्तर में भारी गिरावट आई थी। महामंदी के कारण बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी और कई कारखाने बेकार पड़े थे। क्यों? क्योंकि उनके पास उत्पादन ज्यादा था और मांग कम थी। तो इस प्रकार से श्रमिकों को काम से भी निकाल दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 33 के बीच जो बेरोजगारी की दर थी वो 3% से लेकर कितनी बढ़ गई थी? 25% तक हो गई थी। इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत भी लगभग 33% कम हो गया था। जो उत्पादन था कितने परसेंट कम हो गया था? 33%। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, प्रोफेसर कीन्स, प्रोफेसर सुल्ज। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और ग्लासगो विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे। इनकी एक प्रकाशित पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में छपी थी। इसको शॉर्ट में आप द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जरूर याद रखिए, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। और कभी कभी पूछा जाता है एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है। अगला प्रश्न है ये हमारा, सही जोड़ी बनाइए। द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक का नाम है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक बुक है। महामंदी समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र। तो सबसे पहले है हमारा द वेल्थ ऑफ नेशन, किसने लिखा था? अभी हमने देखा था द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बुक किसकी थी? कीन्स की। ये बुक किसकी थी? कीन्स की थी। महामंदी कब आई थी? 1929। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरे का ए। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? राष्ट्रीय आय विश्लेषण। कभी कभी परीक्षा में आपसे एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए ये भी आता है, तो हम लोग को पता होने के बाद भी हम उसका उत्तर सही ढंग से नहीं दे पाते। तो इस पाठ से संबंधित कुछ एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मैंने प्रश्न लिया है, राष्ट्रीय आय और पूर्ण रोजगार की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपयुक्त है? व्यष्टि या समष्टि?
तो इसका उत्तर क्या होगा? समष्टि। क्योंकि अभी हमने देखा राष्ट्रीय आय और पूर्ण रोजगार हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका उत्तर क्या होगा? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को और किन नामों से जाना जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र, सामूहिक अर्थशास्त्र या वृहत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक श्रमिक को आप उसके मजदूरी के बदले, उसकी मेहनत के बदले क्या देते हैं? एक श्रमिक को आप उसके मेहनत के बदले में मजदूरी देते हैं, तो उसकी मजदूरी को हम क्या कहते हैं? मजदूरी दर। सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है? हमने अभी देखा सामूहिक अर्थशास्त्र हम किस में पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। किसी अर्थव्यवस्था में फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा बड़ा क्षेत्रक होता है, उसे क्या कहते हैं? हमने 4 क्षेत्रक देखे थे ना? कौन सा क्षेत्रक? परिवार क्षेत्रक, फर्म, सरकार और एक और चौथा था हमारा बाह्य क्षेत्रक या विदेशी क्षेत्रक। बाह्य क्षेत्रक या उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी क्षेत्रक। हमने अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रक पढ़े थे। परिवार क्षेत्र, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्रक। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये प्रश्न तो आप 9वीं 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम अपने देश की वस्तु किसी दूसरे देश में भेजते हैं उसे हम निर्यात कहते हैं। जब कोई देश विश्व के अन्य राष्ट्रों से वस्तु खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम आयात कहते हैं। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, फिर भी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और चूंकि आप बहुत पहले 10वीं 9वीं क्लास में पढ़े होंगे तो इस पाठ का ये भी महत्वपूर्ण बिंदु था, इसलिए मैंने आपको रिवीजन कराने के लिए याद करवा दिया है। तो मेरा विश्वास है कि आपने यदि इसका लेसन का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिए। और एनसीईआरटी की बुक के पूरे सॉल्यूशन मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप देखकर इस लेसन को समझ सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपकी इकाई 1 परीक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तरह से तैयार हो गई होगी। यदि आपको समझ में नहीं आया है कोई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।